तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्या ज्ञानार्जन में। तो जैसा कि दोस्तों पता है आपको कि हम यहाँ पे रीट की तैयारी कर रहे हैं और रीट में सबसे पहले हम यहाँ पे पॉलिटी सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं। पॉलिटी सब्जेक्ट लगभग हमारा कंप्लीट होने वाला है। 5-6 टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं और 3-4 टॉपिक यहाँ पे बाकी हैं। तो कल हम जो संसद पढ़ रहे थे, संसद के 3 पार्ट होते हैं दोस्तों, एक राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हमने पढ़ लिया। राज्यसभा से महत्वपूर्ण रिलेटेड बातें कल हमने बहुत सारी पढ़ ली थी। आज हम राज्यसभा की स्थिति देखेंगे कि राज्यसभा की क्या स्थिति है, लोकसभा से क्या, लोकसभा के मामले में क्या उसकी बराबरी कहाँ तक है, कहाँ वो लोकसभा से न्यून हो जाती है, कहाँ वो लोकसभा से ज़्यादा ऊंची है, ये सब हम यहाँ पे देखेंगे। उससे पहले एक बात आपसे डिस्कस करनी है दोस्तों कि एक कमेंट आया था नीचे कि मैम आपकी हैंडराइटिंग मुझे समझ में नहीं आ रही। तो दोस्तों मैं अपनी तरफ से बिल्कुल क्लियर और साफ लिखने की कोशिश करती हूँ। मुझे नहीं लगता कि कोई भी शब्द मेरा ऐसा होता है जो यहाँ पे आपको समझ में नहीं आए। और ऊपर से जब मैं हर एक टॉपिक को समझाती हूँ तो पहले मैं लाइन्स पढ़ती हूँ और फिर मैं आगे उसको एक्सप्लेन करती हूँ। तो अगर लिखा हुआ कुछ समझ में नहीं भी आ रहा है तो जो अगर मैं बोल रही हूँ उसको आप ध्यान से सुनोगे तो वो अच्छी तरह से आपके सामने एक्सप्लेन हो जाएगा। और अगर और भी अगर बच्चों को अगर हैंडराइटिंग समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए। मैं टाइप्ड नोट्स इसलिए नहीं ला रही दोस्तों क्योंकि एक तो उसमें बहुत मेहनत हो जाएगी कि पहले मैं नोट्स बना रही हूँ फिर उनको टाइप कर रही हूँ, तो इतना टाइम मेरे पास भी नहीं रहता क्योंकि मैं एक दिन में 3-3, 4-4 वीडियो आपके लिए लेके आ रही हूँ। और हमारे पास समय इतना भी ज़्यादा नहीं है क्योंकि अगस्त आने में बहुत ज़्यादा समय नहीं है और अगस्त तक हमें यहाँ पे सिलेबस पूरा करना है। और दूसरी बात कि टाइप्ड नोट्स अगर देने ही होते आपको तो मैं किसी भी बुक से कॉपी करके दे सकती थी, लेकिन मैं यहाँ पे आपके लिए स्पेशल मेहनत कर रही हूँ कि अपने पहले मैं खुद नोट्स बना रही हूँ फिर आपको पढ़ा रही हूँ। तो किसी किताब की या गाइड की कॉपी करनी होती तो मैं वैसे भी पढ़ा सकती थी। तो मुझे नहीं लगता कि अगर इसमें हैंडमेड नोट्स में या फिर राइटिंग में कोई दिक्कत हो रही है। अगर और भी किसी बच्चे को ऐसे दिक्कत हो रही है या फिर सभी को समझ में नहीं आ रही है तो नीचे कमेंट करके मुझे बताएं, मैं आगे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। और अगर वीडियो समझने में कोई दिक्कत हो रही है तो भी कमेंट करके दोस्तों बताएं। आप जैसा चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा, तो आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। तो दोस्तों हमने कल राज्यसभा का इंट्रोडक्शन वगैरह और प्रमुख अनुच्छेद वगैरह पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ते हैं कि राज्यसभा की कार्य स्थिति संसद में कैसी है। देखो, राज्यसभा की कार्य स्थिति लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुसार राज्यसभा में भी, भारत में भी राज्यसभा की अपेक्षा लोकसभा को वरीयता दी गई है। हम सबको पता है दोस्तों कि भारत में राज्यसभा की स्थिति तो एक राज्यसभा को तो एक नाम मात्र का सदन बोला जाता है दोस्तों कि राज्यसभा तो नाम मात्र का सदन है जिसका काम सिर्फ कार्यों में देरी करने का है, बाकी कुछ भी राज्यसभा के पास शक्तियाँ नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, कुछ मामलों में राज्यसभा की स्थिति लोकसभा से भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। हाँ, ज़्यादातर मामलों में राज्यसभा की स्थिति कमज़ोर है लेकिन कुछ मामलों में स्थिति बहुत इम्पोर्टेंट है जो हम ऐसे यहाँ पे देखते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि राज्यसभा की अपेक्षा लोकसभा को वरीयता दी गई है, अर्थात राज्यसभा की स्थिति गौण है तथा न्यून रखी गई है ना। किन मामलों में राज्यसभा की स्थिति न्यून रखी गई है दोस्तों? धन विधेयक जो लोकसभा में लाया जाता है राज्यसभा में नहीं लाया जाता है। ये स्पष्ट बात है दोस्तों कि जो सामान्य विधेयक होता है, जैसे किसी भी मुद्दे से रिलेटेड विधेयक है, वो दोनों में से किसी भी सदन में मतलब राज्यसभा अथवा लोकसभा में लाया जा सकता है। लेकिन जो धन विधेयक होता है वो अनुच्छेद, आप मुझे बताओगे कि धन विधेयक कौन से अनुच्छेद में रखा गया है, क्योंकि मैंने पिछले ही वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि धन विधेयक कौन से अनुच्छेद में रखा गया है। तो आप मुझे बताओगे धन विधेयक कौन से अनुच्छेद में रखा गया है। और पिछले वीडियो में मैं आपको शायद बताना भूल गई, हमारी राज्यसभा के सभापति जो वर्तमान में है वो कौन है? सभापति कौन होता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति होता है। तो हमारे उपराष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? वेंकैया नायडू है। तो हमारे राज्यसभा के वर्तमान सभापति हैं वेंकैया नायडू। और वर्तमान उपसभापति कौन है दोस्तों? हमारे वर्तमान उपसभापति है हरिवंश नारायण सिंह। कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। तो ये वर्तमान चीज़ों से भी दोस्तों अपडेट रहा कीजिए क्योंकि करंट भी साथ साथ क्लियर होता रहेगा आपका और वर्तमान चीज़ें भी पूछते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि जो धन विधेयक है वो, चलो मैं ही बता देती हूँ, अनुच्छेद 110 में रखा गया है संविधान के। वो लाने का अधिकार किसको होता है? सिर्फ राज्यसभा को होता है ना। लोकसभा में सिर्फ लोकसभा को होता है। राज्यसभा धन विधेयक को अपने यहाँ नहीं ला सकती है। मतलब राज्यसभा सिर्फ धन विधेयक लेकर लोकसभा ही सिर्फ धन विधेयक लेकर आ सकती है। अब है राज्यसभा धन विधेयक को केवल 14 दिन के लिए विचारार्थ रख सकती है। साथ ही धन विधेयक के संबंध में किसी भी सिफारिश को मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। देखो, जो नॉर्मल विधेयक होता है
वो पहले जैसे मान लो लोकसभा लेके आई, लोकसभा ने उसे पास कर दिया, उसके बाद में वो राज्यसभा उसे राज्यसभा का भी उस पर बहुमत ज़रूरी होता है। राज्यसभा अगर उसे पुनर्विचार के लिए लौटा देती है तो लोकसभा में वो विधेयक फिर से लाया जाता है और फिर से लोकसभा का बहुमत चाहिए होता है, फिर से राज्यसभा के पास भेजा जाता है। अर्थात किसी भी सामान्य विधेयक पर दोनों सदनों की सहमति ज़रूरी है, दोनों सदनों का बहुमत ज़रूरी है। जब दोनों सदनों का बहुमत मिल जाता है उसके बाद में ही वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। दोनों सदनों का बहुमत ना मिलता है तो क्या होता है दोस्तों, संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, जो राष्ट्रपति बुलाता है जिसकी अध्यक्षता स्पीकर करता है। हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर में। तो अब आप मुझे यहाँ बताओगे कि जो संयुक्त विधेयक है वो कौन से अनुच्छेद में था। इतना तो दोस्तों याद होना चाहिए। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आप कि मैं भी उम्मीद करती हूँ कि आप भी मेरे वीडियो रिवाइज कर करके देख रहे होंगे ताकि वो चीज़ें आपको याद रहें। ठीक है, तो इसमें क्या होता है देखो, सामान्य विधेयक में तो दोनों सदनों के बराबर स्थिति हो गई, लेकिन धन विधेयक में सिर्फ देखो हमने पढ़ा कि अभी सिर्फ लोकसभा सकती है, लोकसभा सिर्फ राज्यसभा के पास भेजती है कि हम ये लेके आए हैं। आप देख लो राज्यसभा को कितनी शक्ति है उस पर, वो सिर्फ 14 दिन तक अपने पास रख सकती है ना। 14 दिन के बाद में ये ज़रूरी है कि धन विधेयक राज्यसभा को लोकसभा को लौटाना पड़ेगा। अगर नहीं लौटाती है तो वो धन विधेयक राज्यसभा की तरफ से पास मान लिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। फिर अगर राज्यसभा उस धन विधेयक में कोई संशोधन करती है तो लोकसभा की इच्छा पर निर्भर है कि वो उस संशोधन को मानती है कि नहीं मानती है। ठीक है, तो यहाँ भी लोकसभा की स्थिति मजबूत हो गई। धन विधेयक ला भी लोकसभा सकती है तो मजबूत हो गई स्थिति, और धन विधेयक में संशोधन या परिवर्तन करने का अधिकार भी किसका है, लोकसभा का ही है। तीसरी बात है, सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव भी लोकसभा में ही लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता। अब दोस्तों राज्यसभा में तो हमको पता ही है कि राज्यसभा में तो वैसे ही जो प्रतिनिधि चुन के आते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं है सरकार किसकी है किसकी नहीं है। अगर सरकार गिरती भी है तो भी राज्यसभा को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि राज्यसभा का गठन तो वैसा ही रहेगा क्योंकि राज्यसभा नहीं है। ठीक है, तो जो अविश्वास प्रस्ताव होता है, अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है दोस्तों कि वर्तमान में जो दल अभी सरकार जिसने बना रखी है, जिस पे दल ने, उसके खिलाफ जो विपक्षी दल होता है वो एक प्रस्ताव लेकर आता है जब उसे ये लगता है कि जिस दल की सरकार है उसके जो विधायक हैं वो उसी दल के बागी हो गए हैं, मतलब सरकार के पास अब पूर्ण बहुमत नहीं रहा है जिस बहुमत से उसने सरकार बनाई थी। तो वो क्या करता है, अविश्वास प्रस्ताव लेकर आता है और अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में मतदान कराया जाता है। अगर उस सरकार को बहुमत मिलता है तो सरकार पद पे बनी रहेगी, और अगर सरकार को बहुमत नहीं मिलता है तो सरकार तत्काल गिर जाएगी। ठीक है, फिर वापस से नई सरकार का गठन होगा, वापस चुनाव करवाए जाएंगे। तो ये जो अविश्वास प्रस्ताव है ये सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता है। प्रधानमंत्री भी बहुमत दल का नेता लोकसभा में ही होता है, राज्यसभा में नहीं। पहले भी अपन डिस्कस कर चुके हैं कि प्रधानमंत्री सिर्फ लोकसभा के सदस्यों का ही नेता होता है, क्योंकि हम जो सांसद निर्वाचित करके भेजते हैं वो लोकसभा में ही तो बैठते हैं, और लोकसभा के सांसद ही तो अपने में से एक प्रधानमंत्री है। तो इम्पोर्टेंट जो देश का कर्ता धर्ता है वो ही लोकसभा के सदस्य होता है, लोकसभा से चुनकर आता है। तो यहाँ भी इसकी स्थिति कमज़ोर हो गई। तो ये सारी वो बातें हैं जहाँ पे राज्यसभा की स्थिति लोकसभा से कमज़ोर होती है। उपरोक्त आधारों पर राज्यसभा की स्थिति गौण प्रतीत होती है, तथापि कुछ मामलों में राज्यसभा और लोकसभा की स्थितियां समान भी हैं। तो ये ऐसे कौन से मामले हैं दोस्तों जिनमें राज्यसभा और लोकसभा की स्थितियां समान हैं। एक तो अनुच्छेद 61 हो गया, महाभियोग की प्रक्रिया। हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाने के लिए जो प्रस्ताव होता है वो दोनों में से कोई से भी सदन में लाया जा सकता है। तो कोई से भी सदन में मतलब चाहे तो लोकसभा ला सकती है, चाहे तो राज्यसभा ला सकती है। तो यहाँ पे संविधान मतलब यहाँ पे शक्ति बराबर हो गई। और दूसरा 368 के अनुसार संविधान संशोधन। मैंने कई बार आपको बताया कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में दी गई है, और 368 का जो प्रस्ताव है, अगर संविधान में हमें कोई इम्प्रूवमेंट करना है तो वह प्रस्ताव दोनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है। तो यहाँ भी स्थिति बराबर हो गई। और 352, 356 और 360 के जो आपातकाल हैं वो भी दोनों सदनों में से कोई से भी सदन में लाए जा सकते हैं, है ना। मतलब ये जो आपातकाल अगर लागू करने हो तो इन पे दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोकसभा स्वीकृति दे दी और देश में आपातकाल लग गया, नहीं, राज्यसभा की स्वीकृति भी इसमें आवश्यक होती है। तो अनुच्छेद 352 में क्या है दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, 352 में है राष्ट्रीय आपात, है ना, 356 में है राष्ट्रपति शासन और 360 में है वित्तीय आपात। तो अनुच्छेद 61 का महाभियोग, अनुच्छेद 368
का संविधान संशोधन और 352, 356 और 360 के आपातकालीन प्रबंध में दोनों दलों की शक्तियां समान हैं। अब राज्यसभा की विशेष स्थिति कहाँ कहाँ है दोस्तों? कुछ अनुच्छेद ऐसे भी हैं जिसमें राज्यसभा को लोकसभा से ज़्यादा वरीयता दी गई है। वो क्या है? अनुच्छेद 249 में राज्यसभा अपने विशेष बहुमत मतलब 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पास कर संसद में भेजकर राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है, जिससे उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है। लेकिन नोट यह दिया गया है, राज्यसभा ऐसा संकल्प 1 वर्ष से अधिक समय के लिए पारित नहीं कर सकती है, परंतु इसे पुनः एक बार में 1 ही वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। देखो, अब आपको समझ में नहीं आया होगा कि ये मैम ने क्या बता दिया। अनुच्छेद 249, पहले तो आपको ये याद रखना है, इसमें क्या कहा गया है कि राज्यसभा के पास ये शक्ति है कि वो राज्य सूची का कोई भी विषय, अब देखो हमारे संविधान में 3 सूचियाँ हैं। पहली तो है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। सबको पता ही होगा दोस्तों, इतना तो आपने बचपन से पढ़ा ही है संविधान। समवर्ती सूची, ठीक है। अब संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार होता है केंद्र को। किसको होता है? केंद्र को। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार होता है राज्यों को, और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार होता है केंद्र और संघ, राज्यों और संघ दोनों को। ठीक है, 3 शक्तियाँ हो गई। तो यहाँ पे ये क्या कहा जा रहा है? यहाँ पे यह कहा जा रहा है कि राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का, मतलब राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार तो किसको है? राज्य को है ना। लेकिन वो क्या कर सकती है? राज्यसभा इसके किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर देती है, और राष्ट्रीय महत्व का अगर घोषित कर दिया तो राष्ट्रीय महत्व के विषय पर कानून बनाने की शक्ति फिर संसद को प्राप्त हो जाती है। सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति संसद को दे सकती है, लेकिन यह कितने दिन के लिए दे सकती है? 1 साल के लिए। अगर 1 साल से ज़्यादा के लिए भी देना चाहे तो फिर क्या होता है? फिर वापस से एक प्रस्ताव पास करवाना होता है। तो यह है राज्यसभा की शक्ति हो गई कि राज्यसभा राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है और उस पर कानून बनाने की शक्ति दे सकती है संसद को। ठीक है, ये 249 में कहा गया है। अब अनुच्छेद 312 में क्या कहा गया है कि अपने विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित कर संसद को भेजती है राज्यसभा, जिसके आधार पर नवीन अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जा सकता है। वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, IAS, IPS और IFS। 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं दोस्तों। तो 312 अनुच्छेद राज्यसभा को यह अधिकार देता है कि राज्यसभा कोई भी नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। सृजन करने के लिए संसद को प्रस्ताव भेज सकती है। अखिल भारतीय सेवाएं क्या होती है दोस्तों? जो IAS होते हैं, IPS होते हैं, IFS सेवाएं वर्तमान में हैं। अगर कोई चौथी अखिल भारतीय सेवा की जरूरत पड़ेगी तो भी राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवा का निर्माण करवा सकती है। तो ये शक्ति सिर्फ राज्यसभा के पास, ये लोकसभा के पास नहीं है। और एक और है उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 67 के अनुसार है, उपराष्ट्रपति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, उपराष्ट्रपति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव भी पहले राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, लोकसभा उसका सिर्फ अनुसमर्थन करती है। अब हमें ये तो पता है कि अगर हमें जो राष्ट्रपति है उनके खिलाफ महाभियोग लाना है तो हम दोनों सदनों में ला सकते हैं, राज्यसभा में भी लोकसभा में भी। लेकिन जो उपराष्ट्रपति है उसके खिलाफ जो हमें महाभियोग लाना है या फिर अविश्वास प्रस्ताव लाना है, मतलब उनको हटाना है, तो उनके खिलाफ वो प्रस्ताव कहाँ लाएंगे? हम सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में। क्यों दोस्तों? इतना तो कॉमन सेंस की बात है कि हमें पता है कि राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति, है ना। तो अपने सभापति को हटाने के लिए पहल कौन करेगी? राज्यसभा ही तो कर सकती है, लोकसभा तो नहीं कर सकती। उनको क्या मतलब है उनका सभापति किस तरह से काम कर रहा है राज्य का? तो अगर अपने सभापति को हटाना है तो राज्यसभा के पास ही आएगी ये शक्ति। तो ये 3 शक्तियाँ हो गई दोस्तों। 249 के अनुसार क्या कर सकती है? राज्य सूची के किसी महत्व को राष्ट्रीय स्तर का घोषित कर सकती है। 312 के अनुसार कोई नई अखिल भारतीय सेवा बना सकती है, और 367 के अनुसार क्या कर सकती है? उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। तो ये कुछ विशेष शक्तियाँ थी। हाँ, तो हमने पढ़ लिया कि राज्यसभा किन स्थितियों में कमज़ोर होती है, किन स्थितियों में बराबर, और किन स्थितियों में लोकसभा से पर है। तो यहाँ पे हमारी लोकसभा कंप्लीट होती है दोस्तों। उम्मीद है आपको कि जो मैंने समझाया वो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों से जिनको भी ज़रूरत है इस लॉकडाउन में पढ़ने की उनसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।